हेलो फ्रेंड्स, दिस इज करण एंड सिविल्स मंथन एंड जीके गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जो लूसेंट की सीरीज चल रही है इसमें हम डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज कवर करेंगे। डीपीएसपीज जो है वो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ये हमने आयरिश गवर्नमेंट से बोरो किए थे, मतलब आयरिश गवर्नमेंट से हमने लिए थे, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे। इसको नोवल फीचर्स भी बोला जाता है, नोवल फीचर्स भी बोला जाता है। एंड बीके अम्बेडकर ने इनको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला था, ठीक है, कॉन्सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं इसको। ये 3 तरीके में डिवाइड किए गए हैं। पहला जो है, और जो एक चीज और है कि इसको ना सोशल एंड इकोनॉमिक बेस ऑफ द डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। एक तरह से सोशल एंड इकोनॉमिक जैसे बोल सकते हैं ना, डेमोक्रेसी अगर आ जाए तो वो डीपीएसपीज है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी यूपीएससी ने पूछ रखा है एक बार कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है वो किसों को बोला जाता है, या फिर किसके अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, या फिर ऐसे भी कुछ आया था एक बार क्वेश्चन कि डीपीएसपी इनमें से इसको क्या बोला जाता है। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऐसे करके और दो और दिए हुए थे साथ में। इसको हमने 3 तरीके से 3 टाइप ऑफ डीपीएसपीज होता है। सबसे पहला है सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, सेकंड है गांधीयन एंड थर्ड है लिबरल प्रिंसिपल्स। हम एक एक करके फटाफट से देख लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट वाले हैं ज्यादातर हम वही देखेंगे, बाकी आप एक बार सबको पढ़ लेना, क्योंकि ये कभी कभी आ जाते हैं, 4 ऑप्शन बना के देते हैं, फिर एक में से चूज करना है आपको कौन कौन सा है। जैसे सबसे पहला जो है यहाँ पे है द मीन्स ऑफ एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड देना सिटीजन्स को, ठीक है। एक वेल्दी एंड जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेज होना चाहिए, इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए फॉर मैन एंड वुमेन, ये दोनों के लिए सेम होना चाहिए। लाइवलीहुड एंड लेजर्स जो है वो एक डिसेंट स्टैंडर्ड का होना चाहिए लाइफ को परस्यू करने के लिए, लाइफ को जीने के लिए। एंड चिल्ड्रन एंड यूथ की किसी भी तरीके की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। वर्क एंड एजुकेशन जो के अनुसार एक पब्लिक असिस्टेंट के साथ उसको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मिलना चाहिए, या फिर उनकी कोई भी बीमार नहीं होना चाहिए, ओल्ड एज में उनको एक लीगल एड मिलना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स। गांधीयन प्रिंसिपल जो है वो जो थोड़े गांधी के अकॉर्डिंग जिस विचारों पे, विचारधाराओं पे गांधी जी चलते थे, उन्हीं वो चीज़ों को ही इसमें ऐड किया गया है। जैसे सबसे है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द विलेज पंचायत, या फिर सेल्फ गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करना। एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉर द वीकेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसको प्रमोट करना। कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ द ड्रग्स एंड ड्रिंक्स है, मतलब किसी भी तरीके की नशा है जो है, या फिर अल्कोहल बोल सकते हैं, इसका प्रोहिबिशन है। और काउस को प्रिवेंट की प्रोटेक्शन करना, एंड इसमें कैटल एंड अदर चीजें भी आ जाती हैं, ठीक है। ये आप गांधीयन है, ये थोड़ा सा लिंक लगा सकते हो, गांधी जी इस विचारधारा से चलती थी तो ऐसे है। उसके बाद आते हैं लिबरल प्रिंसिपल्स। यूनिफॉर्म कोड फॉर द सिंगल कंट्री, सिंगल यूनिफॉर्म कोड, इसको एस्टैब्लिश करना। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन 14 साल की उम्र तक, ठीक है। उसके बाद आ गया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगता है, शायद मैंने ये कहीं प्रीवियस ईयर में देखा भी था। उसके बाद है एग्रीकल्चर एंड एनिमल जो हस्बेंड्री है वो साइंटिफिक लाइंस पे होना चाहिए हमारा। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ये बाय 42nd अमेंडमेंट ऐड किया गया था। फ्री एंड लीगल एड टू पुअर्स जो है ना, वो भी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ही ऐड किया गया था। ये हमने इसमें जो पढ़ा है अभी सोशल एंड इकोनॉमिक की जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें। उसके बाद में आगे है फॉर द सेफ गार्ड ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, ये भी बाय 42nd अमेंडमेंट ऐड किया गया था। नेक्स्ट है मॉन्यूमेंट्स एंड जो प्लेसेस हैं जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं उनकी प्रोटेक्शन करना, ठीक है। अब इसमें ना एक चीज जो दे नहीं रखी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, वो है कि कुछ चीजें वो कौन से 4 ऐसे डायरेक्टिव डीपीएसपीज हैं वो जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर ऐड किए गए थे। वो 4 ही हैं जो 42nd के अंदर ऐड किए गए थे। वो मैंने यहाँ पे आपको बता भी दिए, एक बार मैं फिर से भी बोल भी देती हूँ। जैसे टू सिक्योर द अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन,
टू प्रमोट द इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड द फ्री एंड लीगल एड टू द पुअर। उसके बाद है, ये हमने पढ़ा था, पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। आगे है फॉर द सेफ गार्ड ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन द कंट्री, वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। ये बच्चों को जल्दी याद नहीं होता, मैंने ना इसके लिए एक निमोनिक सा बना के रखा है। वो जैसे 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 मैंने पढ़े हैं ना, वो आप जैसे एक साइड में अगर लिख लोगे, फिर उसके साथ में उसका मैंने ना एक हिंदी वर्जन सा निकाल के रखा था कि बच्चे हैं, फिर उसके बाद में गरीब आ जाते हैं, उसके बाद में वर्कर्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद उनको फॉरेस्ट में काम करना है, आगे जंगल आ जाते हैं। जैसे फॉरेस्ट वाला भी है, जैसे 42nd अमेंडमेंट से, और वर्कर वाला भी है। तो वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पे काम करेंगे ऐसे करके, जो बच्चे हैं वो थोड़े गरीब हैं अभी, तो उनको हमें और असिस्टेंस देनी है, ऐसे मैंने याद रखा था। तो ये चारों हैं जो 42nd अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे। उसके बाद 44th अमेंडमेंट 1978 से भी ऐड किया गया था। उसमें क्या था कि जो इनकम स्टेटस है, फ्री इक्वल इनकम, मतलब कि इनइक्वालिटीज को खत्म करना, इक्वल इनकम फॉर मेन एंड वुमेन, इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, ये हमने यहाँ पे पढ़ा है, ये रहा, ठीक है। ये इसमें ऐड किया गया था, ये 44th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। उसके बाद एक डीपीएसपी जो है 86 अमेंडमेंट से ऐड हुई थी, 86 अमेंडमेंट 2002 से। ये है अंडर आर्टिकल 45। इसको क्या था कि एलिमेंट्री जो एजुकेशन है उसको कंपलसरी कर दिया था। अंडर आर्टिकल 21A जो फंडामेंटल राइट है, उसके अंडर 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनका जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कंपलसरी है, उनका फंडामेंटल राइट है, उसको बना दिया। उसके बाद में इनको एजुकेशन देना, प्रोवाइड करवाना, एक्सेस करवाना पेरेंट्स का, गार्डियंस का काम है। ये एक मतलब बहुत एक हमारी जिम्मेवारी बनती है, और इसको हम डीपीएसपीज में भी ऐड किया था। और इससे पहले की जैसे 0 to 6 ईयर बोल सकते हैं या 4 ईयर बोल सकते हैं, तब तक उनका ध्यान रखना, ये आगे फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड कर दिया था। तो ये एक अमेंडमेंट हुआ था। फिर उसके बाद में 97th अमेंडमेंट 2011 के द्वारा जो डीपीएसपी ऐड किया था वो था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, जो गांधीयन में हमने पढ़ा है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला, उसको ऐड किया गया था। वो 97th अमेंडमेंट से हुआ था। ये आप थोड़ा ध्यान में रख लेना। आगे चलते हैं, आगे बढ़ के आगे है डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस है ये पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले तो हमने ये ध्यान रखना है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो लिमिटेशन होता है स्टेट के ऊपर। मतलब इसमें क्या है कि बार बार हमने जैसे पढ़ा भी था फंडामेंटल राइट में, स्टेट को ही बोला जाता है कि आप किसी की फ्रीडम को कर्ब नहीं कर सकते, आप किसी की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रोक नहीं सकते, आप किसी की पर्सनल लाइफ एंड डिग्निटी में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो ये स्टेट के ऊपर प्रोहिबिशन है, लिमिटेशंस हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। लेकिन जो डीपीएसपीज है ना, वो एक तरह से इंस्ट्रक्शंस हैं टू द गवर्नमेंट कि जब भी कोई लॉ बनाओ या फिर जब भी आप कोई बिल लेके आ रहे हो, तो आपको ध्यान रखनी है ये चीजें कि आप इनको डीपीएसपीज को उसमें ऐड कर रहे हो। तो इस तरीके से ये इंस्ट्रक्शंस हैं टू द गवर्नमेंट, और ये क्या है, लिमिटेशंस अपॉन द गवर्नमेंट है। उसके बाद जो डीपीएसपीज हैं वो इन्फोर्सेबल नहीं है, नॉट इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। और ये एक जस्टिसेबल राइट भी बोल सकते हैं, ये क्रिएट नहीं कर सकते बाय इन्फोर्सिंग दिस, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल है ही नहीं। कोई भी इंडिविजुअल इसको पाने के लिए क्लेम नहीं कर सकता कि हाँ हमें ये चाहिए। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो हमारे इन्फोर्सेबल राइट्स हैं। हमने जैसे पढ़ा वो अंडर आर्टिकल 32 हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, एंड अंडर 226 हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद में ऐसा है कि अगर कभी जैसे गवर्नमेंट कोई लॉ पास कर रही है, अगर लॉ पास करते टाइम कभी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आ जाए कि फंडामेंटल राइट ऊपर है या डीपीएसपीज को इम्प्लीमेंटेशन करना है, यहाँ पे बात अड़ जाए कि नहीं, कोई बोले कि डीपीएसपी को करना है, इसको ज्यादा तवज्जो देनी है, ध्यान में रख के हमें कानून पास करना है, या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनानी है, कोई बोले कि नहीं फंडामेंटल ड्यूटीज को, फंडामेंटल राइट्स को देके ज्यादा करना है, तो इसमें से कौन प्रिवेल करेगा, मतलब तो इसमें सही कौन सा होगा, कौन सा माना जाएगा, किसको पहले तवज्जो दी जाएगी, वो है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स को ऊपर रखा जाएगा। आगे है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये लाया गया कि भले डीपीएसपीज को एज सच कोई हमने इन्फोर्सेबल नहीं किया, मतलब वो डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में,
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो आप उसको किसी बेसिस पे अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दो कि भी नहीं, अगर ये इन्फोर्सेबल नहीं है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब ये सीज टू ऑपरेट हो जाएंगे या फिर ये ऑपरेशन में है ही नहीं। ऐसा भी नहीं है, इनको इम्यूनिटी दी गई है अंडर 42nd अमेंडमेंट कि ये हमेशा रहेंगे, ऐसा नहीं है, भले ये इन्फोर्सेबल नहीं है डायरेक्टली। उसके बाद में हम देखते हैं कि डीपीएसपी जो है वो आउटसाइड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है। ये इतना इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, लेकिन मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। जैसे मान लो कि आप हरियाणा से बिलोंग करते हो, ठीक है, आप स्टेट ऑफ हरियाणा से बिलोंग करते हो, लेकिन अभी आपके पापा कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और आपका ट्रांसफर हो गया कहीं तमिलनाडु में, आप चले जाते हो, ठीक है, तमिलनाडु में चले गए, वहां पे जाके आप बोल रहे हो कि भी मेरी जो मदर टंग है वहां पे आपको वो तमिल पढ़ाई जाएगी, जो लैंग्वेज उनका बेसिक मदर टंग है वो पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप बोलते हो कि नहीं, मतलब मुझे प्रोवाइड करवाना चाहिए, मुझे तो अब यहाँ पे हिंदी पढ़नी है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ तमिलनाडु में साउथ सदर्न की जो स्टेट्स हैं हिंदी कंपल्सरी नहीं है, आप बोलोगे कि मुझे हिंदी सीखना है क्योंकि ये मेरा मदर टंग है, तो मेरी स्क्रिप्ट तो देवनागरी है ना, भले आप कोई भी किसी भी डायलेक्ट में बोलते हो लेकिन आपकी स्क्रिप्ट देवनागरी, आप बोलोगे कि मुझे वो सीखना है, तो गवर्नमेंट उसके लिए भी आपको एक टीचर अलग से प्रोवाइड कराएगी इन द प्राइमरी स्टेज ऑफ द एजुकेशन। अगर आप स्पेशली लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटी ग्रुप से अगर आप बिलोंग करते हो, देखो ये तो हिंदी वाला मैंने एग्जांपल ले लिया ना, चलो ये भी ठीक है। अगर आप स्पेशली ऐसा होता है कि अगर आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, यहाँ पे इसकी जगह मान लो कोई बच्चा पंजाबी है, उसको पंजाबी पढ़नी है, तो अगर ऐसा हो ना, इस केस में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का हो गया बच्चा, या फिर उर्दू फारसी आप ले सकते हो, वो भी एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, तो उस केसेस में आपको एक प्राइमरी स्टेज में टीचर वहां पे स्पेशली प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट आता है फॉर द प्रमोशन एंड द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ये चीजें आप ना फटाफट से खुद से एक बार देख लेना, नजर मार लेना, इजी है, चीजें हैं, समझ में आ जाएंगी। आगे चलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज बाय इन पार्ट 4A में ऐड किया गया था, डीपीएसपी पार्ट 4 में है और ये 4A में है अंडर आर्टिकल 51A, ठीक है। ये इसका आर्टिकल एंड इसका पार्ट याद रख लेना, ये एज इट इज याद रख लेना। इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में लाया गया था। अब आपको ना जो बच्चों ने पुरानी वीडियोस देखी हैं या फिर ये वाली वीडियो भी देख रहे हैं, आपको ये बताना है कि 42nd अमेंडमेंट 1976 को और क्या बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, डैश कॉन्स्टिट्यूशन, मैं आपको एक हिंट देती हूँ, लेकिन उसको क्या बोला जाता है ये आपको बताना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। अब ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन, ये कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन से आया था यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा, उनकी रिकमेंडेशन के द्वारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो वाई 51st आर्टिकल के 51 आर्टिकल जो है उसके अंडर 51A आर्टिकल, उसके अंडर पार्ट 4A में लाया गया था। अब ये सारी डिटेल में दे रखी हैं, इसमें भी कुछ ऐसा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंफ्यूजिंग है, मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले आते हैं नंबर 3 पे, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब आप बोलोगे इसमें क्या मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन इसको कंफ्यूज करेंगे डीपीएसपी का कोई एक आध प्रोविजन डाल के। जब ये डीपीएसपी के साथ में आ जाएगा, उसमें से आपको बताना होगा ना कि इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है, और एक आध डीपीएसपी का हो जाएगा, तब वहां पे इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक तो ये होगा, ये तो होगा फंडामेंटल ड्यूटी, और एक डीपीएसपी का जैसे ये डाल देंगे साथ में कि टू प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशनशिप बिटवीन द नेशंस। अब देखो ये कितना सिमिलर सा लगता है ना, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ऐसे ऐसे करके अगर, लेकिन ये जो मैंने अभी भी बोला ना, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना, वो डीपीएसपी है, वो कहीं कंफ्यूज मत कर देना यहाँ पे, ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ये वाला जो है, ठीक है। ये हो गया, जहाँ पे कंफ्यूज होने के चांसेस मैं वही बताती हूँ, बाकी आप कोई बड़ा ये फाड़ू काम है नहीं, आप खुद से देख सकते हो। आगे है टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, एक है हेरिटेज वाला, हाँ, हेरिटेज एंड कल्चर को प्रोटेक्ट करना, ऐसा ही एक डीपीएसपी भी है, लेकिन आप इसको ना रिच हेरिटेज से याद रख सकते हो। और इसमें भी आगे जो 11th वाला है वो फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000
टू। 86 के द्वारा ही आर्टिकल 21A जो था वो ऐड किया गया था। ये है राइट टू एजुकेशन, ये फंडामेंटल राइट 21A 86 के द्वारा ही आया था। लेकिन इसके द्वारा एक 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी थी उसको भी ऐड किया गया। वो ड्यूटी थी कि टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड इन केस मे बी बिटवीन द एज ऑफ 6 और 14 ईयर्स। ये मैंने बता दिया आपको वैसे पहले ऑलरेडी कि 86 के द्वारा जो हमने जब डीपीएसपी में देखा था, मैंने तीनों ही बता दिए थे, फंडामेंटल राइट्स का भी बताया था, डीपीएसपी का भी बता दिया था, क्योंकि 86 के द्वारा ना तीनों में चेंजेस हुए थे। अब 6 से 14 साल के बच्चों को आपको एजुकेशन देना है, मतलब ये आपका एक ड्यूटी बनता है, पेरेंट्स का, गार्जियंस का ड्यूटी बनता है कि अपने बच्चों को एजुकेशन दें। तो ये चीज़ इसमें ऐड की गई है फंडामेंटल ड्यूटी में। अब ये ध्यान में रखना है, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, भी फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ है बाय कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं, मतलब दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट एनफोर्सेबल, ये भी यूपीएससी पूछ चुकी है पहले। अभी नेक्स्ट चलते हैं 18th लूसेंट का जो चैप्टर है, 18th पॉइंट है, उसमें है प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो हम देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को ना हम 3 तरीके से जैसे बेसिकली अमेंड कर सकते हैं, मतलब हमारा रिजिड भी है कॉन्स्टिट्यूशन, हम ऐसा बोलते हैं, और साथ में फ्लेक्सिबल भी बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इसके हम सिंपल मेजोरिटी से भी कर सकते हैं, और अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को एज सच कोई प्रोविजन, इसका प्रोविजन हमें अमेंड करना है, या इसके अंदर कोई प्रोविजन डालनी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, इसके किसी प्रोविजन को स्पेसिफिकली अमेंड करना है, तो वो आर्टिकल 368 के अंडर ही होगा। इसके अलावा किसी और आर्टिकल के अंडर इसको अमेंड नहीं कर सकते, आर्टिकल नहीं सॉरी सिंपल मेजोरिटी या वैसे नहीं इसको अमेंड कर सकते। तो अगर इसके अंडर अभी हमें कोई मान लो अमेंडमेंट करनी है, तो वो अमेंडमेंट कैसे होगी, उसके लिए क्या मेजोरिटी चाहिए, तो हम सबसे पहले ये मेजोरिटी देख लेते हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हमें अमेंडमेंट बिल लेके आना है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, तो उसके लिए हमें चाहिए अंडर आर्टिकल 368 स्पेशल मेजोरिटी। इसमें चाहिए होता है कि 50% ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द हाउस प्लस साथ में नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये दोनों चीजें फुलफिल होनी चाहिए अंडर आर्टिकल 368 अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है। उसके बाद में नेक्स्ट ये है कि अगर ये हम अमेंडमेंट हो गई अंडर आर्टिकल 368, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया, अब ये किसके पास जाएगा, आगे असेंट लेने के लिए प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है, इसके बिना कोई बिल पास नहीं होता। अब यहाँ पे ना एक थोड़ा ट्विस्टिंग चीज है, देखो अगर प्रेसिडेंट के पास आ गया है तो क्या प्रेसिडेंट अगर चाहे तो इसको रिजेक्ट कर सकता है, या फिर ऐसे बोल सकता है कि वापस ले जाओ बिल, मतलब आप दोबारा से देखो, कोई रिकमेंडेशन दे दे प्रेसिडेंट की दोबारा से देखो इसको, कोई और चेंजेस करने वाले हैं इसमें बिल में, तो क्या ऐसा कर सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। जब स्पेशल मेजोरिटी से पास होके चला गया एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल टू द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट को असेंट देनी ही पड़ेगी, नो मैटर्स व्हाट। इसको ये रिजेक्ट नहीं कर सकता, रिटर्न नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ इसको रेटिफाई कर सकता है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक चीज साथ में ये भी ध्यान में रखनी है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आता है ना, तब उसके लिए उससे पहले उसकी कोई कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट की, कि हम बिल लेके आ रहे हैं, क्या हम प्रेजेंट कर दें बिल को, जब उसकी मतलब किसी भी तरीके कोई रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, लेकिन बाद में प्रेसिडेंट को देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये होगी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अंडर कौन कौन सी चीजें अमेंड हो सकती हैं, सिंपल मेजोरिटी के अंडर कौन कौन सी चीजें अमेंड हो सकती हैं, ये हम फटाफट से एक बार देख लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात ना और है ये अमेंडमेंट की अंडर आर्टिकल 368 कि इसके लिए मान लो कि लोकसभा में पास हो गया है ये बिल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368,
लेकिन ये राज्यसभा की इसके ऊपर सहमति नहीं बनती है, राज्यसभा ने इसको पास नहीं किया है। तो क्या इस केस में ज्वाइंट सिटिंग हो सकता है? ज्वाइंट सिटिंग का क्या मतलब होता है कि दोनों हाउस के मेंबर्स बैठते हैं और उसके बाद में एक मता पास कर लेते हैं कि ठीक है थोड़ी अमेंडमेंट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं और ठीक है इसको पास कर देते हैं। तो क्या ये हो सकता है ज्वाइंट सिटिंग? बिल्कुल नहीं। इसके ऊपर ये 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है कि एक तो प्रेसिडेंट का जो कंसेंट है उससे पहले लेने की वो जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट सिर्फ रेटिफाई कर सकता है। एक ये है कि इसके ऊपर ज्वाइंट सिटिंग भी नहीं हो सकती, ये इंडिविजुअली दोनों हाउसेस के द्वारा पास किया जाएगा, पहले लोकसभा के द्वारा, फिर राज्यसभा के द्वारा, फिर उसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास, उसके बाद ये बिल बन जाता है। और मान लो इसमें इसकी अमेंडमेंट में कोई फेडरल प्रोविजंस हैं, ठीक है, कोई स्टेट का भी कोई चीजें रखती हैं इसमें, जिसमें जो अमेंडमेंट हो रहा है, मतलब कि कंकरेंट लिस्ट या फिर स्टेट लिस्ट का भी कुछ है, तो उस केस में ये फिर स्टेट्स के पास भी जाएगा। स्टेट के पास में उसमें क्या है कि 50% ऑफ द जो स्टेट्स हैं उनको सिंपल मेजोरिटी से पास करना होगा, और रेस्ट ऑफ द अगर 50% ऑफ द स्टेट ने कर दिया और बाकियों ने नहीं किया तो वो मैटर नहीं करता, तो बिल पास समझ लिया जाता है। ठीक है, ये है। उसके बाद में हम क्या देखने वाले थे कि हम देखते हैं कि कौन कौन सी जो प्रोविजंस, कौन कौन सी चीजें हैं जो सिंपल मेजोरिटी के अंडर अमेंड की जाती हैं। जैसे सबसे पहले तो है कि अबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे किसी भी स्टेट में काउंसिल बनाना है, ठीक है, तो उसके अबॉलिशन या क्रिएशन के लिए भी कोई हमें पर्टिकुलर अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमें सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है, मतलब कि 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो हो गया। उसके बाद में है जो सेकंड शेड्यूल है, उसके लिए भी कोई खास जरूरत नहीं है हमें, सेकंड शेड्यूल। उसके बाद में 5th एंड 6th शेड्यूल, इनके लिए क्या चाहिए? सिंपल मेजोरिटी। 5th और 6th शेड्यूल जो है मैंने वो बता रखा है, वो आप ऊपर का वीडियो देख लेना या फिर आप खुद बताना ये क्या क्या कौन कौन सी चीजें इसमें आती हैं। उसके बाद में हमारा आ गया स्पेशल मेजोरिटी, जो पार्लियामेंट की हमने पढ़ रहे हैं अंडर आर्टिकल 368। इसमें है कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज जो हैं वो इसके तहत पास किए जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी के लिए ये चाहिए। इसके अलावा और वो चीजें इसके अंडर अमेंड हो सकती हैं जो ना तो सिंपल मेजोरिटी से हो सकती हैं, ना ही जो कंसेंट ऑफ स्टेट वाली जो अमेंडमेंट होती है उसमें हो सकते हैं। जो कंसेंट ऑफ स्टेट वाला है उसमें क्या आता है कि अगर इलेक्शन हो प्रेसिडेंट के, अगर प्रोविजन ऐसा हो कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर उसमें कवर हो रहे हैं। ये इसमें ना एक्चुअली चीजें दी ही नहीं है डिटेल में, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि मैं वहां पे पॉइंट नहीं कर पा रही हूँ। जैसे यहाँ पे तो बस सिंपली ऐसे लिख दिया कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो है, ठीक है, ये भी उसी में आता है। मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ जो प्रेसिडेंट हो गया, अगर इसको अमेंड करना है ये भी 368 के अंडर होगा, ये भी आर्टिकल 368 विद फेडरल प्रोविजन वाला जो है ना, 50% ऑफ द स्टेट्स का जो कंसेंट चाहिए विद सिंपल मेजोरिटी, इसमें होगा। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का हमने देख लिया। पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, मतलब कि 7th शेड्यूल जो है, 7th शेड्यूल की अमेंडमेंट भी है, जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, उसका भी इसी के अंडर में होगा। नेक्स्ट लाइन में दे रखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन पार्लियामेंट, ये भी इसी में है। और अगर आर्टिकल 368 को इटसेल्फ इसको अमेंड करना है तो भी वो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अगर इसके तहत इसकी अमेंडमेंट के रिलेटेड कुछ आपको अमेंडमेंट करनी है तो वो भी इसी के तहत होगा। और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो जो राज्यसभा में भी शुरू हो सकता है, लोकसभा में भी वो इनिशिएट किया जा सकता है बिल, और ये किसी भी मेंबर के द्वारा इनिशिएट किया जा सकता है। वो प्राइवेट मेंबर भी हो सकता है, प्राइवेट मेंबर भी इसको इनिशिएट कर सकता है, एंड बाकी जो मिनिस्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो भी इसको कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन मान लो अगर कोई प्राइवेट मेंबर कर रहा है जो मिनिस्टर नहीं है या फिर वो ओपोजिशन पार्टी को बिलोंग करता है, मान लो वो बिल ले आता है, तो ऑब्वियस है ना उनकी मेजोरिटी नहीं है, तो बिल ज्यादातर पास होते ही नहीं है। तो प्राइवेट मेंबर बिल का पास होने का जो चांसेस हैं वो बहुत कम रहता है, क्योंकि उनकी पार्टी की जब मेजोरिटी नहीं है तो वो फिर वहीं पे खत्म ही हो जाता है। ये एक सिंपली बिल लाया जाता है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। किसी भी हाउस में आप इनिशिएट, ईदर ऑफ द हाउस में आप किसी भी पर्पस के लिए जो बिल लाते हो उसको इनिशिएट कर सकते हो। उसके बाद में हमने इसके रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी ली हैं।
नेक्स्ट है द ब्लेंड ऑफ द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट। इसमें ये दिया है कि जो सिंपल मेजोरिटी है उसके साथ भी हो सकता है अमेंडमेंट, ठीक है। अगर सिंपल मेजोरिटी के साथ में हो सकता है उसको नहीं हम इतना मानेंगे कि रिजिड है। वैसे हमारा रिजिड एंड फ्लेक्सिबल दोनों का ही जो है अमेलगमेशन है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है। ये चीजें मैंने वैसे बता भी दी हैं आपको। इसको बाकी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए देयर इज नो सेपरेट बॉडी फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो लेजिस्लेशन ही है, जो मतलब कि राज्यसभा लोकसभा है, पार्लियामेंट ही है, आई मीन पार्लियामेंट ही इसको अमेंड करती है अगर कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी तरीके से अमेंड करना हो। और दूसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ज्यादातर आ जाता है कि क्या स्टेट लेजिस्लेचर जो हैं वो इनिशिएट कर सकती हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को अमेंड करने के लिए? बिल्कुल नहीं कर सकती। ऐसे तो फिर वो अपनी मर्जी से ही डालते रहेंगे ना। अगर स्टेट लेजिस्लेचर कर सकती हैं तो सोचने वाली कॉमन सेंस वाली बात है कि किसी भी जो यूनियन लिस्ट में कोई मैटर पड़ा है और उनको अपनी तरफ लेके आना है कि हमारा सोली राइट हो जाए, तो वो स्टेट सब्जेक्ट में अगर लेके आना तो वहीं वहाँ उसमें डाल देंगे कि हाँ यहाँ पे ले आओ, ठीक है। भले उससे कंसेंट नहीं मिलेगा, गवर्नर उसको रख लेगा, लेकिन नहीं कर सकते। ये अमेंडमेंट ऑफ द 7th शेड्यूल वाला मैंने आपको बता दिया ना, उसी में आता है अमेंडमेंट। तो ऐसे ये बिल्कुल शुरुआत नहीं कर सकते। ये बिल की शुरुआत सिर्फ हमारे जो सेंट्रल पार्लियामेंट है उसी में हो सकती है। जैसे ऑर्डिनरी बिल, मतलब कि नॉर्मल जो ऑर्डिनरी बिल बोल सकते हैं वो पास होते हैं पार्लियामेंट में, उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल है अंडर 368 आर्टिकल वो वैसे ही वो पास होता है। और ये ज्वाइंट सेशन वाला मैंने बता दिया कि ये एप्लीकेबल नहीं है, इसके ऊपर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंडर नहीं होता है। और इसके साथ साथ ये मनी बिल पे भी नहीं होता है। मनी बिल के लिए भी कोई ज्वाइंट सीटिंग नहीं बैठती है। ये दोनों बिल ऐसे हैं, ठीक है, मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इन दोनों के लिए कोई ज्वाइंट सीटिंग नहीं है। इसके लिए प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं चाहिए, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। और उसके साथ में रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट चाहिए अगर वो उसमें कोई फेडरल प्रोविजंस दे रखी हैं, ठीक है। ये सब चीजें हमने पढ़ ली हैं। उसके बाद में आता है कि क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं। देखो ये लंबी चौड़ी कहानी यहाँ पे बताई है, लेकिन हम जैसे स्टेट एग्जाम या नॉर्मल प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें इतना डिटेल में चाहिए नहीं है। मैं आपको बस एक मोटी मोटी बात बता देती हूँ। उसमें यह है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बेसिक चीजें हैं हमारे संविधान में, वैसे तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी मेंशन नहीं किया गया, लेकिन फिर भी जितना हमारी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर जैसे बिल पास होते रहते हैं उसके साथ में जितने भी इसके द्वारा हम बोल सकते हैं कि जितना हमने अब तक सोचा है कि बनाया है कि ये जो चीजें हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आती हैं, उसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होना चाहिए। तो अगर वो नहीं हो रहा है, अगर जरूरी ये है कि अमेंडमेंट होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स में, तो बिल्कुल हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हम अभी बात कर रहे थे। इसमें भी बेसिकली मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट तो पहली बात यही है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? बिल्कुल नहीं मेंशन। रूल ऑफ लॉ जो है, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन द प्रियम्बल, ये जो चीजें हैं दे रखी हैं प्रियम्बल में, वो कहीं उसमें कोई हिलजुल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में जुडिशियल रिव्यू आ गया और सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो स्ट्रक्चर है ये नहीं, ये सब आप पढ़ लेना। इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी आ गया यहाँ पे, ठीक है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज भी है इसमें दिया हुआ, ठीक है, होगा इधर ही, तो आप देख लेना। मतलब ये इसको आप पढ़ लेना, ये कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, ये थोड़ी दिमाग में रखने वाली बातें, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है सम इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स हैं, इसको हम पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ लेंगे। इसको कल हम जो नेक्स्ट सीरीज है इसके नेक्स्ट वाली कल पढ़ेंगे। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, नहीं तो सेशन बहुत लंबा हो जाता है। होप आपको चीजें काफी क्लियर और काफी समझ में आ गई होगी।
अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से आपको हेल्प कर रही हैं आपकी प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। ठीक है, जीके मंथन एंड सिविल्स गुरुकुल। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।